हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है कोरियन KF-21 बुरामे एयरक्राफ्ट का, जहां पर ये एयरक्राफ्ट बूम रिफ्यूलिंग परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर इससे कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो आया था जहां पर ये प्लेटफॉर्म हाई एंगल ऑफ अटैक टेस्टिंग परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो KF-21 प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट पेस है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये चीज़ हमने देखा कि जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है यहाँ पर भी तेज़ी दिखाई गई और करीबन 6 प्रोटोटाइप्स को यहाँ पर बनाया गया जो कि 2026 तक कंबाइंड टेस्टिंग प्रोसेस को ख़त्म करेंगे और करीबन 2200 टेस्ट फ्लाइट्स यहाँ पर कंडक्ट करी जाएंगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि डिफेंस न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि KF-21 के मास प्रोडक्शन को भी स्टार्ट किया जाएगा और ये मास प्रोडक्शन 2026 तक ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंतर्गत करीबन 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। तो ये मास प्रोडक्शन इसी साल से स्टार्ट करने का प्लान है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ये पैरेलल में चल रहा है। एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग भी चलेंगी, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि ये जो 40 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे ये ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड के होंगे। उसके बाद 80 ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जो कि 2028 से प्रोडक्शन में जाएंगे। तो ब्लॉक 1 में लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी होगी, वहीं पर ब्लॉक 2 जो है ये ट्रू सेंस में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। तो आज हम किसी भी प्रेजेंट नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको साउथ कोरिया के KF-21 प्रोग्राम में दिखाई देगी, जहां पर टाइमलाइन भी मैच कराई जा रही है। साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं ये आपको बहुत जल्द दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं इस प्रोग्राम से ये काफ़ी प्रैक्टिकल रखी गई हैं। जहाँ पर सपोर्ट रिक्वायर्ड है वहाँ पर सपोर्ट लिया जा रहा है, जहाँ पर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में समय लगेगा उसको समय दिया जा रहा है, प्रोग्राम को उसकी वजह से रोका नहीं जा रहा है। तो KF-21 प्रोग्राम में शुरुआत से ही ये गोल रखा गया कि जो इनिशियल एयरक्राफ्ट बनेंगे ये ट्रू सेंस में 5th जनरेशन नहीं होंगे, ये 4.5 जेन होंगे और यहाँ पर हम लोएस्ट RCS रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल वेपन बे मिसिंग है, 4 यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने के लिए रिसेस्ड हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहाँ पर मिसाइल्स का RCS तो लो होगा पर वो इंटरनल वेपन बे से फायर नहीं होंगी। और ये 4 मीटियोर मिसाइल्स होंगी। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये MBDA के साथ मिलकर किया गया है। सिमिलर चीज़ आपको सेंसर्स में भी मिलेगी। यहाँ पर किसी भी ऐसे सेंसर्स या टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है जिसके डेवलपमेंट फेज में कितना समय लगेगा इसका पता नहीं है। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर सपोर्ट चाहिए वहाँ पर सपोर्ट लिया जा रहा है और जो ब्लॉक 1 है उसको उसी कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। प्रोटोटाइप्स के नंबर यहाँ पर डिसेंट है, करीबन 6 के नंबर में है और वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए जो कि खाली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं ब्लॉक 1 से खाली यही एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं। तो इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले साउथ कोरिया ने जो असेसमेंट किया था कि उनकी कैपेबिलिटी कहाँ लाई करती है और वो किस टाइप का फाइटर बना सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ये काफ़ी प्रिसाइज था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ओवररन है और टाइमलाइन है ये थोड़ी बहुत आगे पीछे रही, पर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में रही। तो साउथ कोरिया के लिए जो प्रायोरिटी है ये अपने पुराने F4 और F5 फाइटर प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने की है और जो KF-21 होगा इवन अपने अर्लियर आइट्रेशन में ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा इन F4 और F5 से। इसलिए प्रोडक्शन भी यहाँ पर चालू करके जल्द से जल्द इन प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने के लिए KF-21 को सर्विस में लाया जाएगा और उसके बाद भी ब्लॉक 2 पर काम किया जाएगा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको भी बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत इंटरनल वेपन बे को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और सेंसर्स को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो जो ब्लॉक 2 है इसको ट्रू सेंस में 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी जाएगी। तो यहाँ पर यह आर्ग्यूमेंट रखा जाता है कि इंडिया AMCA के प्रोग्राम में काफ़ी हद तक अकेले ही काम कर रहा है और AMC के केस में जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 80% के अप्रॉक्स करने की कोशिश करी जाएगी। वहीं पर साउथ कोरिया द्वारा दूसरी कंट्रीज से या फिर दूसरे एक्सपर्ट्स से हेल्प ली जा रही है, इसलिए वहाँ पर तेज़ी दिखाई जा रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि डेफिनेटली यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये KF-21 के केस में भी हाई है। जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है जिसमें रडार्स, EW स्वीट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स ये सब लोकली प्रोड्यूस्ड ही हैं और यहाँ पर भी जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये फिलहाल 65% के अप्रॉक्स है, जो कि 70% के अप्रॉक्स जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सपोर्ट यहाँ पर KF-21 के प्रोग्राम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन साउथ कोरिया को भी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो हैं ये डिनाई करी गई थी US से। लॉकहीड मार्टिन से ही मेन AESA रडार, IRST सेंसर,
ईओस सेंसर और जैमर्स की टेक्नोलॉजी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को रिसीव करनी थी, बट डिनाई कर दी गई। तो इन्होंने खुद ही इन सब पर काम किया है और इनकी लोकल इंडस्ट्रीज ही ये सेंसर्स बना रही हैं। ऑल्दो सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेटली लिया गया है इन सेंसर्स को बनाने के लिए, जिसमें एल्बिट और लियोनार्डो ग्रुप जैसी कंपनीज शामिल हैं, पर अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी इनके साथ ही रहने वाली है और जो टेक्नोलॉजी का नो हाउ है ये भी इनके साथ रहेगा। तो फर्दर जो डेवलपमेंट का काम है ये इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। तो KF-21 के प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, जिसको हम अपने डोमेस्टिक प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।